नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चक्रवाती तूफान वर्धा से चेन्नई में भारी नुकसान, 2 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा रोड ब्लॉक, ट्रेन और हवाई सेवा निलंबित। जीएसटी का अप्रैल से लागू होना मुश्किल, दोहरे नियंत्रण पर नहीं बन पा रही सहमति। जेटली ने विधेयक के मसौदे को जल्द मंजूरी मिलने की जताई उम्मीद। नोटबंदी का इस्पात नगरी राउरकेला के ट्रांसपोर्ट उद्योग पर बुरा असर, बेरोजगार होने के कगार पर हजारों लोग, जहां तहां ट्रक खड़े करने को मजबूर मालिक। टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और निदेशक पद से हटाया गया साइरस मिस्त्री, शेयरधारकों की बैठक में लिया गया निर्णय। 26 दिसंबर को टाटा पावर के अध्यक्ष पद से हटाने पर होगा फैसला। तैतालीस साल बाद भारत का 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा, मुंबई टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 36 रनों से हराया। दोहरे शतक बनाने वाले कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। जीएसटी के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने पर अब मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। जीएसटी परिषद में दोहरे नियंत्रण और बिल के मसौदे पर सहमति नहीं बन पा रही। अब यह तय है कि मौजूदा सत्र में जीएसटी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विधेयक के प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। जीएसटी परिषद की छठी बैठक में रविवार का पूरा वक्त प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर चर्चा में ही निकल गया। इसके चलते दोहरे नियंत्रण के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है और कुछ का मसौदा फिर से तैयार करने की जरूरत है। We started today discussing it and we have gone up to clause 99. There are few clauses which require, 1 or 2 clauses which require to be redrafted, which will be in the meanwhile redrafted, and in the next meeting, the 7th meeting, they will be put up before the council again. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार नई कर व्यवस्था को अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने के लक्ष्य पर कायम है, लेकिन केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों के मुताबिक ये समय सीमा अब मुमकिन नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सितंबर 2017 से लागू किए जाने की संभावना है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास इसको लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं है। At least half a dozen dates were postponed and postponed. I'm sure that he will again postpone. First, the finance minister should have a correct, a road map about how to implement and when to implement this. He do not have a road map. The informal discussions and the consensus among the state finance ministers are the most essential thing in this matter. जीएसटी परिषद की बैठक 2 दिन 11 और 12 दिसंबर को होनी थी, लेकिन सोमवार को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से पहले दिन के बाद ही बैठक खत्म कर दी गई। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 22 और 23 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक शुभम भट्टाचार्य हैं। सुबह स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो अब ऐसा लगता है कि दिसंबर का महीना है, 1 अप्रैल जो डेडलाइन थी, कोहरा ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा देश के ज़्यादा इलाकों में, लेकिन जीएसटी पर कोहरा जो है घना होता दिख रहा है। कुछ हद तक, और खासकर जो डेडलाइन है उसके साथ डीमोनेटाइजेशन का भी एक असर आ गया है। तो दोनों चीज़ एक साथ में, चूँकि डीमोनेटाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसका असर चल रहा है इकोनॉमी पे, तो जीएसटी का भी इफेक्ट, जिसके लेकर काफ़ी सारे डिस्कशंस है, काफ़ी सारे सवालें हैं, वो भी एक साथ में सरकार करना चाहेंगे या नहीं, ये एक डाउटफुल पॉइंट है। तो मैं तो फिर किस तरीके से सरकार करे, क्योंकि राज्यों की ओर से जो एक सहमति बननी चाहिए थी टैक्सेशन को लेकर, जो एक कॉमन पॉइंट्स थे वो तो ठीक थे, लेकिन जहां पर विवाद था, जहां पर राय अलग थी, वहां पर ऐसा लगता है कि आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं।
हाँ, जो मेन इश्यू है वो ये है कि जीएसटी परिषद में भी जिसका हल नहीं हो रहा है और जिसका वित्त मंत्री जेटली जी ने भी जिसके बारे में टिप्पणी की है कि ड्यूअल कंट्रोल कि, और खासकर ये सर्विसेज सेक्टर पे लागू होता है कि सर्विस सेक्टर का टैक्सेशन में किसका रोल किस तरह से रहेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा रखेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कहाँ से शुरू होगा। तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी देशों का इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जुड़ा हुआ है, हमारा जो इकोनॉमी है उसका करीब 60% सर्विसेज सेक्टर है, इसलिए सर्विस सेक्टर में किसका रोल ज़्यादा होता है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो क्या ये माना जाए कि सर्विस सेक्टर में जो पेच है, मैं अर्थशास्त्र के नज़रिए समझना चाहूँगा आपसे, स्टेट जिस तरीके से चाह रहे हैं, क्योंकि एक शायद बड़ा सोर्स उनके पास भी वही है, लेकिन सेंटर वहाँ पर थोड़ा सा ढील देने को तैयार नहीं, वो ज़्यादा कंट्रोल चाहता है। देखिए ये बात आपकी सही है कविंदर कि हर चीज़ में सेंटर या स्टेट्स का ये एक नेगोशिएशन है कि किस तरह से कौन से चीज़ पर किसका ज़्यादा जोर बैठेगा, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में ये नेगोशिएशन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। छोटे व्यापारी जो हैं वो चाहेंगे कि उनको अभी तक बहुत सारे सर्विस सेक्टर का जो पूरा लेन देन रहा है वो केंद्र सरकार से रहा है, वहाँ से उठकर जब वो राज्य सरकार में चला जाएगा तो निश्चित ही जो इकोसिस्टम है वो बदल जाएगा। तो इस दौरान इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, और इसीलिए कोई भी पक्ष अपने पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है। स्टेट्स का मानना है कि अगर हट जाए इस वक्त पे तो एक बहुत बड़ा जो ग्रोइंग सेक्टर है उसके ऊपर हमारा जो रोल रहेगा, हमारा जो कंट्रोल रहेगा वो हट जाएगा। वैसे में बार्गेनिंग पावर कहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, सेंटर के पास या स्टेट के पास, और कौन कमज़ोर दिख रहा है आपकी नज़र में? इंटरेस्टिंग पॉइंट। कौन कमज़ोर दिख रहा है इस वक्त? फ्रैंकली डिमोनेटाइजेशन के चलते सेंटर का जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ा कम रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि इसका क्या असर बनता है जीडीपी पे, अगर इसका अगर नेगेटिव असर हुआ थोड़ी देर तक तो निश्चित ही स्टेट्स के लिए कंपनसेशन देने पे सेंटर को मुश्किल होगी, और इतने सारे मुश्किलों के और उन सिचुएशन में स्टेट्स का दबदबा ज़्यादा रहेगा। और मैं कुछ जगह सोशल साइट्स पर पढ़ रहा था, कुछ नेताओं के, कुछ इकोनॉमिस्ट के जो टेक आ रहे थे कि सेंटर जो है इस वक्त ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूड नहीं नज़र आ रहा। हालांकि जो नोटबंदी का फैसला हुआ उसके बाद थोड़ा प्रेशर ज़रूर है, वजह क्या है? नहीं, देखिए कुछ तो एक चीज़ है कि एक चीज़ बहुत साफ है कि जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है, इसलिए अगले साल बजट में ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कुछ ऐसे कदम ले सकते हैं जो अपने जैसे कहते हैं यूनिलैटरल स्टेप्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो जीएसटी के तहत देना जरूरी है। जीएसटी में 1 साल का टाइम दिया गया है, जीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास हो गया है, जो अभी ऑलरेडी लॉ है, कि अपने जो लॉज हैं उनको जीएसटी के सिस्टम में लाने का। तो वो सिस्टम करीब सितंबर तक लागू है, मतलब मोरलेस मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त में लॉ पास हुआ था तो सितंबर तक वो अवधि खत्म हो जाएगा। इसलिए सेंटर और स्टेट्स दोनों को ही इसके अंदर अगला स्टेप, यानी कि जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आईजीएसटी है, इन सब को पारित करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको अगर एक तरह से एक बाउंड्री कंडीशन देखें तो निश्चित ही ये सही है कि सेंटर कह सकते हैं कि भाई आपको तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमारा ये है फाइनल ऑफर, इसको आप माने या आगे चल के आप क्या करें, क्योंकि स्टेट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका भी जो बजट वगैरह आएगा वो इस लॉ को से हट के नहीं बन सकता है। सो जीएसटी का जो दायरा है, जो बाउंड्री है, वो ऑलरेडी सेट तैयार हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली
पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। तूफान वर्दा से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में उसने भारी तबाही मचाई है। तमिलनाडु में 2 लोगों की मौत की खबर है और बारिश के साथ तेज हवाओं से सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसके चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात ठप है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अब कमजोर पड़ चुका है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। समुद्र में ऊंची लहरें, भारी बारिश और तेज हवा से उखड़े पेड़। चेन्नई तट को पार करते वक्त तूफान वर्दा ने कुछ इस तरह तबाही मचाई। राजधानी चेन्नई समेत कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। During next 36 hours, rainfall would occur at many places over north coastal Tamil Nadu, Pondicherry, and Kanchipuram, Chennai, Tiruvallur, Vilppuram, and Pondicherry. Over these districts, few places heavy to very heavy rainfall will occur, and at 1 or 2 places extremely heavy rainfall will occur. वर्दा तूफान से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। एहतियात के तौर पर कई हिस्सों में बिजली बंद कर दी गई है। चेन्नई और आसपास के जिलों में सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सभी उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। दक्षिण रेलवे ने 17 ट्रेनों को रद्द किया है। चेन्नई आने वाली करीब 25 उड़ानों को हैदराबाद और बेंगलुरु में उतारा गया। चेन्नई से जाने वाली 25 उड़ानें देरी से पहुंची। 2004 में जब सुनामी आया था तो वी वर कॉट लाइक अनअवेयर। हमें कुछ एकदम अचानक कुछ चीज़ हो गई और हम पूरी तैयारी क्या हमारे को मन में भी नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इतनी तैयारी हम लोगों ने की है कि हमारे सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो गए। हम दुनिया के बहुत सारे जो तट के नज़दीक के देश हैं उनको हम लोग वार्निंग्स देते हैं। तमिलनाडु सरकार ने निचले इलाकों से करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इनके लिए 95 राहत शिविर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने बैठक कर राहत और बचाव कामों का जायजा लिया। तमिलनाडु में सेना की 7 टुकड़ियों के साथ वायुसेना और नौसेना को भी तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की 8 टीमें भी राहत और बचाव के लिए पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। उधर तूफान वर्दा के असर से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर में भी भारी बारिश हो रही है। राज्य सरकार ने 9400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। श्रीहरिकोटा से 8 मछुआरों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राहत और बचाव के सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तूफान के असर से कर्नाटक और गोवा में भी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैंकों में छुट्टी होने से सोमवार को एटीएम पर ज्यादा भीड़ रही। राज्यसभा टीवी के संवाददाताओं ने अलग अलग इलाकों में एटीएम की पड़ताल की तो पाया कि ज्यादातर एटीएम या तो बंद थे या फिर उनमें नकदी नहीं थी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के इस एटीएम के सामने लोग कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 3 दिन से बैंक बंद होने से लोगों के पास एटीएम ही आखिरी सहारा था। बड़ा बाजार होने के साथ लक्ष्मीनगर में बाहर से आए हजारों छात्र भी रहते हैं। सबके सब नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। आप 14 लाख करोड़ का एक बार में 1500 का नोट मार्केट से वॉश आउट कर देते हो, ठीक है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में 4 लाख करोड़ लेके आ रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1/4। तो मैनेजमेंट की फॉल्ट है ना, पहले से आपको कुछ करना चाहिए अरेंजमेंट। कि यहाँ लाइन भी 2-3 घंटा लगने के बाद भी, कल मैंने 2-3 घंटा लगी थी, इसके पैसे भी नहीं निकला, वो घर वापस गई। फिर अभी आई हूँ, बेटा लगी थी, फिर मैं वापस गया खाने के लिए, मैं लग रही हूँ, फिर परेशानी तो हो रही है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां कई एटीएम बंद हैं और जो खुले भी हैं इक्का दुक्का, वहां पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, लेकिन पैसे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। कनॉट पैलेस में भी लोग नकदी के लिए एटीएम के चक्कर लगाते रहे।
कुछ लोगों को पैसा मिला, लेकिन कुछ को मायूसी हाथ लगी। सारी जगह यही हाल है, आधे से ज्यादा एटीएम बंद है। ठीक है, जो चालू है उसमें भी बहुत भीड़ है, उसके कारण पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। मोदी कहते हैं कैशलेस बनाना है, इतनी गरीबी है देश में, पहले उसको तो ठीक कर लो, उसके बाद कैशलेस हो सकता है, फौरन नहीं बन सकता ये। करोल बाग में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ कुछ एटीएम का तो शटर ही गिरा था और जो कुछ खुले भी थे उनमें नकदी नहीं थी। 1 महीने से इसमें केवल एक बार पैसा आया है। हमें सरकार से कोई गुस्सा नहीं है, बैंक प्रशासन से गुस्सा है। हमारे अभी फादर एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनमें भी मतलब उनको भी जलाने के लिए कह रहे थे कि भैया पहले वो वाले नोट लाओ, उनके लिए भी बहुत दिक्कतें आई, मतलब बहुत। और जो जिन्हें एटीएम नहीं चलाना आता, मतलब जो गांव के लोग हैं वो क्या करेंगे। नोटबंदी को 1 महीने से अधिक हो गया है। मंगलवार को जब बैंक खुलेंगे तो वहां भीड़ बहुत होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 50 दिन तक संयम रखने की अपील की थी, लेकिन अब जनता का संयम कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है कि वो सवाल पूछ रही है कि अगर छुट्टी वाले दिन भी वो इसी तरह लाइन में खड़ी रहे तो उसके अच्छे दिन कब आएंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बैंक बंद होने से जहां शहर में लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए भटक रहे हैं, वहीं दिल्ली से सटे कई गांवों के एटीएम में 8 नवंबर के बाद एक बार भी पैसा नहीं पहुंचा और ऐसे में लोगों का गुजारा मुश्किल हो चला है। ये हैं गाजियाबाद के खेड़ा गांव के रहने वाले किशन कुमार। ये गांव के इकलौते एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। 8 नवंबर के बाद से ये और दूसरे लोग रोज एटीएम आते हैं कि शायद आज पैसे आ गए हों, लेकिन इनके हाथ आती है सिर्फ मायूसी। बहुत परेशानी पूरी भरपूर, पैसे नहीं मिलते हैं, एटीएम में पैसे पड़े ही नहीं हैं। 8 तारीख से 8 तारीख को शाम को डिक्लेयर किया 8 बजे, 9 तारीख के बाद इसमें पैसे पड़े ही नहीं बिल्कुल ही। ऐसे ही काम चला रहे धीरे धीरे, जहाँ 2 रुपये खर्चा हो 50 पैसे खर्चा कर रहे हैं, उधार ले रहे, किसी से मिल जाते हैं, कभी कभार नहीं मिलते, भूखे सो जाते हैं। एक और एटीएम में पैसे नहीं हैं, वहीं 3 दिन से बैंक बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि पैसे उनके पास है नहीं और कैशलेस ट्रांजैक्शन उन्हें आता नहीं है। यहाँ दुकान चलाने वालों के व्यापार पर भी नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है। ये पेटीएम वगैरह इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है अभी, लेकिन अगर कोई आता है तो हम उससे मना कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब सभी लोग एक आधा आता है, सभी लोग को इसकी जानकारी नहीं है, कैसे यूज करते हैं इसे कैसे नहीं, तो हम मना कर देते हैं। नोटबंदी के काम तो देखो जी, हमारा ये छोटे हाथी ये है, हमारे पास एक 14 फुटी गाड़ी है। 8 तारीख से लगा लो 2-4 ही भाड़े लगे हैं, लाखों रुपए का तो अभी तक नुकसान हो चुका है 2 गाड़ियों के अंदर ही। बैंक में जाते हैं 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगने के बाद कैश खत्म, और मिल भी गया तो 2000-1500 ऐसे देते हैं मनमर्जी से। ये हाल दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर गांव का है, जहां गांव में बैंक नहीं है। ऐसे में देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों की मुश्किलों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरों के बाहर जहां एटीएम की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहीं गांव में ये बिल्कुल उल्टा है। या तो एटीएम में पैसा नहीं है या एटीएम के शटर ही नहीं खुले। अब ऐसे में इन लोगों का ये सवाल पूछना बेहद लाजमी है कि आखिर कैशलेस का मतलब होता क्या है। गाजियाबाद के खेड़ा गाँव से अनु दीवान, राज्यसभा टीवी के लिए। नोटबंदी का इस्पात नगरी राउरकेला के ट्रांसपोर्ट उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। हजारों लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते इससे जुड़े लोगों में नोटबंदी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। राउरकेला के इस्पात कारखाने और लोहे की खदान के चलते यहां ट्रांसपोर्ट उद्योग खूब फला फूला है, जो व्यापार और रोजगार के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। लेकिन अचानक नोटबंदी से इसके पहिए रुक गए हैं। जैसे गाड़ी हम लोग लोड करते हैं, पार्टी में बोलते हैं कि हम अभी कैश पेमेंट नहीं करेंगे, चेक पेमेंट करेंगे, किंतु अगर हम लोड करने का लेआउट करेंगे, यहाँ से जो गाड़ी जाएगी उसके लिए फ्यूल चाहिए, ड्राइवर खर्चा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। कैशलेस लेन देन को कई बड़े ट्रांसपोर्टर अच्छा सुझाव मानते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें लंबा वक्त लग सकता है। हम लोगों को तो पता नहीं था जब 500,000 बंद रहेगा, और ड्राइवर लोग तो चिल्लर लेके जाता नहीं, कहीं पर तेल भरने के लिए समस्या, कहीं पर टायर पंक्चर बनाने के लिए समस्या, कहीं पर खाने के लिए समस्या। मोटा नोट में जब चलेगा नहीं तो होटल वाला लेता नहीं, टायर वाला लेता नहीं, गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक भारी नुकसान के बावजूद किसी भी तरह अपना काम चला रहे हैं, लेकिन छोटे ट्रांसपोर्टरों की हिम्मत अब जवाब दे रही है। धंधा पानी में एकदम हम लोग का मंदा चल रहा है। हफ्ता दिन हो जाता है, 10-10 दिन
बहुनी पाफत हो जाता है गाड़ी का, पैसे के चलते। अब अल्लाह जाने आगे क्या होता है, पैसा आएगा नहीं आएगा उसके बारे में तो मोदी जी बताएंगे या देश के लोग बताएंगे। जैसे कि मेरा एक तो गाड़ी है, जैसे कि मेरा किसी तो बहुत है, लेकिन अगला महीना जो नोटबंदी का चलते बंद हुआ था, कलकत्ता भेजे थे 14 रोज खड़ा हुआ था, आया तो बचा तो क्या बचेगा उसमें तो किस्त भी नहीं निकला मेरा अगला महीना। नए नोट और कालाबाजारी की खबरें आने से लोग नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भैया पब्लिक हम लोग कतार में खड़े हैं, तो पब्लिक को 200 रुपया नहीं मिल रहा है और 10 लाख रुपया ब्लैक हो जा रहा है। मेरा इतना कहना मतलब कैसे कारण से ब्लैक होता है, कहाँ से लीकेज होता है। राउरकेला की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नोटबंदी से तगड़ा झटका लगा है। इससे यहाँ के कमजोर तबके की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। सरकार के नोटबंदी के फैसले का राउरकेला की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनका काम धंधा आधे से भी कम हो गया है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग अब सरकार के उस वायदे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि इस फैसले के 50 दिन के भीतर स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। कैमरामैन सरोज दास के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, राउरकेला। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों से पैसे और सोने की बरामदगी की लगातार खबरें आ रही हैं। आयकर विभाग ने राजस्थान के जयपुर से अर्बन सहकारी बैंक पर छापा मारकर 1 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त किए, जिसमें 1 करोड़ 38 लाख रुपए 2000 के नए नोट हैं। आयकर विभाग को सहकारी बैंक में नोटों की बदली में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहीं राजस्थान पुलिस ने 3 लोगों को 64 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 58 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने 6 लोगों से 16 किलो सोना बरामद किया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने एक्सिस बैंक के निलंबित ब्रांच मैनेजर को 3 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आरबीआई ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि एक्सिस बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई फिलहाल शुरू नहीं की गई है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया के साथ संबंध को और मजबूत करने का फैसला किया है। दिल्ली में आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और रक्षा, व्यापार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना बातचीत का एक अहम हिस्सा था। दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया को एशिया प्रांत का सबसे अहम देश और भारत का एक अहम सहयोगी बताया। We agreed to prioritize defense and security cooperation. As two important maritime nations that are also neighbors, we agreed to cooperate to ensure the safety and security of the sea lanes in disaster response and environmental protection. प्रधानमंत्री ने व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में पुराने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दवा और सूचना तकनीक समेत दूसरे क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की बात कही। Indonesia invites India to increase investment cooperation in pharmaceutical, IT, and automotive. भारत इंडोनेशिया शिखर वार्ता के बाद 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें युवा और खेल मामलों के अलावा मत्स्य उत्पाद और उत्पादों के मानकीकरण में सहयोग शामिल हैं। शिखर वार्ता के पहले राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। जोको विडोडो ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश और आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया एशिया प्रशांत में रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। अब देखना यह है कि ऐसे समय में जब आतंकवाद इंडोनेशिया में भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, वैसे में भारत के साथ इसके संबंध किस दिशा में और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक पद से हटा दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब उन्हें निदेशक मंडल से हटाया गया है।
टाटा इंडस्ट्रीज के मुताबिक निदेशक पद से हटाए जाने के बाद वो कंपनी के चेयरमैन भी नहीं रहे। शेयरधारकों की विशेष बैठक में आज ये फैसला हुआ। टाटा इंडस्ट्रीज टाटा सन्स की सहायक कंपनी है। टाटा की कई कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी है। मिस्त्री को 24 अक्टूबर को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। 26 दिसंबर को टाटा पावर की ईजीएम है और इसमें मिस्त्री को निदेशक मंडल से हटाने पर विचार होगा। घरेलू शेयर बाजारों के लिए हफ्ते की शुरुआत खराब रही। सेंसेक्स करीब 1% और निफ्टी भी 1% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। कमजोरी के इस माहौल में निफ्टी 8200 से नीचे आया तो सेंसेक्स 26,500 के करीब। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 26,515 पर बंद हुआ और निफ्टी 91 अंक टूटकर 8,171 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव दिखा। मुंबई टेस्ट मैच जीतकर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज जीत ली है। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली है। चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 36 रनों से मात दी। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 16 दिसंबर से चेन्नई में होगा। मुंबई टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। भारत की यह लगातार 5वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड को हराया था। भारत ने 43 साल बाद 5 टेस्ट मैचों की कोई सीरीज अपने नाम की है। मुंबई टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में रविवार के स्कोर में महज 13 रन ही जोड़कर 195 पर सिमट गई। भारत ने यह मैच एक पारी और 36 रनों से अपने नाम कर लिया। We've been put under pressure many times. I think I would give my team a lot of credit for bouncing back from those tough situations. We haven't gotten anything on the platter. I think we've had to work hard for it. पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। अश्विन ने 43 टेस्ट मैच के अपने करियर में कुल 7वीं बार 10 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा हासिल किया, जबकि 24वीं बार टेस्ट मैच की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने में वो कामयाब रहे। पहली पारी में 235 रनों की शानदार पारी के लिए कप्तान कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोहली एक साल में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। मुंबई टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक अपराजित रहने के करीब 30 साल पुराने रिकॉर्ड को दोहरा दिया है। बीते 1.5 साल से टीम इंडिया 17 टेस्ट में कोई भी मैच नहीं हारी है। इस दौरान भारत ने 13 टेस्ट मैच जीते हैं, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली की ये 13वीं टेस्ट जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।